हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारी जो है फ्रूट प्रिजर्वेशन की जो क्लासेज हैं वो दो क्लासेज जो हैं हो चुकी हैं, है ना। और आज के इस सेशन में जो हम तीसरी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू। हमारा जो है डिब्बाबंदी यानी कि ट्रेनिंग चल रहा था, डिब्बाबंदी की बात हो रही थी और इसी में जो है हम कंटिन्यू चलते हैं। अगला जो हमारा डिब्बाबंदी का जो पॉइंट है वो क्या है, लेक्यूरिन है। लेक्यूरिन को समझिए थोड़ा सा इसको। देखो, लेक्यूरिन इज द प्रोसेस of coating the inside of the tin with lacquer golden color enamel। ये देखो, ये फोटोग्राफ्स में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, जब आपने कभी जो है गुलाब जामुन, आपने जो है रसगुल्ला इस टाइप से कभी खाया हो, कोई भी पैटिन का जो मटेरियल है इस टाइप से जो अंदर की जो कोटिंग की जाती है, ये जो कोटिंग होती है, ठीक है, गोल्डन कलर्ड, गोल्डन कलर्ड जो ये जो कोटिंग की जाती है अंदर की तरफ, है ना, और वही क्या होती है डियर स्टूडेंट, लेक्यूरिन होती है। क्या होती है? लेक्यूरिन होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो याद रखें, आप साथ में लिख सकते हैं लेक्यूरिन विच प्रिवेंट डिस्कलरेशन। अच्छा, एक बात हो, तो वो आखिर लेक्यूरिन क्यों की जाती है? आखिर ये गोल्डन कलर्ड जो इनेमल है वो क्यों अंदर किया जाता है? ताकि जो डिस्कलरेशन होता है, जो रंग का जो है कलर का जो परिवर्तन होता है ना, कलर जो फेड होता है उस कलर से बचाया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, कलर फेड होने को जो है प्रिवेंट किया जा सके फूड के जो डिब्बाबंदी में आप यूज कर रहे हो उसके लिए। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आता है। दो प्रकार के आपके रेजिस्टेंट होते हैं। एक तो एसिड रेजिस्टेंट जो है लेक्वेयर होता है, जिसे आप क्या कहते हो, आर एनेबल। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि आर एनेमल जो है किसके लिए यूज किया जाता है, या ए आर केन्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आर एनेमल कौन से प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है एसिड रेजिस्टेंट लेक्वेयर होते हैं। यानी कि जो एसिड रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि जो भी अम्लता का जो इफेक्ट होता है, जो एसिडिटी का जो इफेक्ट होता है वो इन पर नहीं पड़ता है। और इसलिए, और आपको मैं बता चुका हूँ कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सभी एसिडिक होते हैं। देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको मैं, ऑल फ्रूट्स आर एसिडिक इन नेचर। ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी फ्रूट्स हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। तो एसिड रेजिस्टेंट लेक्वेयर अपने को चाहिए। जहाँ पर हम डिब्बाबंदी में यूज क्या कर रहे हैं, फ्रूट को यूज कर रहे हैं, फ्रूट का पार्ट यूज कर रहे हैं, है ना, तब अपने को क्या है, एसिड रेजिस्टेंट लेक्वेयर यूज करना चाहिए, है ना। और यदि एक और चीज़ मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, ऑल वेजिटेबल्स आर बेसिक इन नेचर। यानी कि क्षारीय प्रकृति की होती हैं, जितनी भी सभी सब्जियां क्षारीय प्रकृति होती हैं एक्सेप्ट, है ना, ये आपके जो हैं किसके अलावा जो है हम कहेंगे तो वो है टोमेटो। तो हम ये कह सकते हैं कि टोमेटो जो है, जो टमाटर जो होता है, टोमेटो ये कैसा होता है, नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई टमाटर के लिए जो है किस प्रकार का जो है लेक्यूरिन की जाती है, तब आपको ध्यान रखना है कौन सी प्रकार की की जाती है, एसिड रेजिस्टेंट लेक्यूरिन की जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो क्या है, एसिडिक। अब चाहे वो फ्रूट या वेजिटेबल कोई सा भी हो उसके लिए यूज की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आर एनिमल और ए आर केन्स, ये दोनों नाम जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला है पॉइंट सल्फर रेजिस्टेंट लेक्वेयर। क्या है? सल्फर रेजिस्टेंट लेक्वेयर, जिसे आप क्या कहते हो, सी इनेमल कहते हो, और क्या कहते हो, एस आर केन्स कहते हो। ये यूज्ड फॉर वेजिटेबल एंड नॉन एसिड फूड। मैं बता चुका हूँ कि जितनी भी वेजिटेबल्स होती है वो नॉन एसिड फूड में आती हैं, यानी कि बेसिक नेचर वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें यूज किया जाता है सल्फर रेजिस्टेंट लेक्वेयर, जिसे आप क्या कहते हो, सी सल्फर। ऐसे याद रखना कि सी इनेमल किसे कहा गया है, सल्फर, सी सल्फर, आर रेजिस्टेंट, आर एसिड, ऐसे आपको याद रखना है। ए आर केन्स एसिड रेजिस्टेंट, एस आर सल्फर रेजिस्टेंट, ये तो आपको याद रहेगा, सल्फर रेजिस्टेंट। और ये क्या है, एसिड रेजिस्टेंट,
ये ध्यान रखें, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो आप जो है वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। आपसे यदि पूछा जाए कि लेक्यूरिन का मेनली जो है पर्पज क्या होता है, तो प्रिवेंट डिस्कलरेशन जो है, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, प्रिवेंट डिस्कलरेशन जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बता चुका हूं मैं। फिर उसके बाद जो है अदर इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट की यदि बात करते हैं, थोड़ा सा जो है ये रिलेटेड है स्पॉइलेज से, यानी कि जो फूड होता है उसके खराब होने से, क्या है, फूड के खराब होने से संबंधित है। अब देखो यहाँ से भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 3 पॉइंट हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन कैसे आता है कि यदि आपको कहा जाए कि डिब्बाबंदी में जो है फ्लैट सोर है ना, एक अजीब सी जो है रंद महक आ रही है, तो वो किसकी वजह से आती है? बैसिलस स्पीसीज। बैसिलस क्या होता है? एक बैक्टीरिया है। बैसिलस क्या है? एक बैक्टीरिया होता है जो कॉमन इन नॉन एसिड फूड एंड वेजिटेबल्स, जो जनरली देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? जो नॉन एसिड जो फूड्स होते हैं और वेजिटेबल्स होती हैं उनमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आ जाइए थर्मोफिलिक एसिड स्पॉइलेज। दूसरा होता है थर्मोफिलिक एसिड स्पॉइलेज। ये सब डिब्बाबंदी में होती है। ये किसकी वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम थर्मोसाइक्रोलाइटिडम। ये भी क्या है? ये भी बैक्टीरिया होता है। बोले सर क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? देखो एग्जाम में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिब्बाबंदी में, ट्रेनिंग में थर्मोफिलिक एसिड स्पॉइलेज जो होता है वो किसकी वजह से होता है, या क्लोस्ट्रीडियम थर्मोसाइक्रोलाइटिडम जो है इसकी वजह से कौन सा स्पॉइलेज होता है डिब्बाबंदी में। समझ लो, ऐसे क्वेश्चन आता है। जैसे सल्फर स्टिंटर है ना, ये भी एक प्रकार का जो है हम कह सकते हैं स्पॉइलेज है। तो ये किसकी वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम निग्रिफिकेंस की वजह से होता है। केवल आपको इतना याद रखना है कि कौन सा स्पॉइलेज किसकी वजह से होता है। क्लियर है भाई यहाँ तक? फिर अगला है नोट, फ्रीजिन विद क्रायोजेनिक लिक्विड लाइट N2 जो है -196 डिग्री सेल्सियस। ये मैं बता चुका हूँ है ना। जब लो टेम्परेचर स्टोरेज में जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन टेम्परेचर फॉर वेजिटेबल जो है और फ्रूट, ये भी पूछा जाता है। ये स्टार्टिंग टाइप पॉइंट है हालांकि, लेकिन आप इम्पोर्टेंट में लिख सकते हो। देखो जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों को यदि सुखाया जाता है, सब्जियों को क्या किया जाता है? सुखाना। देखो सब्जियों को क्योंकि नमी, मॉइस्चर परसेंटेज जो रहती है वो हाई होती है, और जब हमें डिब्बाबंदी करनी होती है तो कई बार हम सुखाना पड़ता है, ड्राइंग की जाती है, डिहाइड्रेशन किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि सब्जियों को यदि आपको वेजिटेबल्स का डिहाइड्रेशन करना है तो कितना टेम्परेचर होगा? 60 to 66 होगा। और फ्रूट्स का करना है तो याद रखना है ये कितना होगा? 66 से 71 होगा। क्लियर है भी यहाँ तक? चलिए इस चीज़ को लिखिए, नोट डाउन कीजिए आप जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, लिख लिया आपने? चलिए फिर बात करते हैं जैम की। ठीक है, जैम जनरली आपने खाया होगा है ना, ब्रेड के साथ। कभी आप मार्केट जाना है ना, और ब्रेड के साथ जो है एक जैम आता है, मीठा सा रहता है, और उसको ब्रेड पे लगाओ और बहुत बढ़िया मज़ा आता है खाने में ब्रेड को। अब देखो जैम कैसे बनता है, ये नॉट इम्पॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। इम्पॉर्टेंट क्या है? जो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है कि भाई जैम में जैसे शुगर परसेंटेज जो है कितना होता है, उसका TSS कितना होता है, जैम की एसिडिटी कितनी होती है, ये सब जो है चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद जैम। देखो जैम की बात हो रही है, जैम का जो है एक तो TSS की फुल फॉर्म क्या होती है? टोटल सॉल्यूबल सॉलिड। ये आपको ध्यान रखना है, टोटल सॉल्यूबल सॉलिड जो है ये आएगा आपके जैम में, ये आपको ध्यान रखना है। एसिडिटी की बात करें, यानी कि आपसे डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि जैम की शुगर परसेंटेज या TSS कितना होता है, तो कितना होता है? 68.5% जो है ये डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, कोई घुमा फिरा के नहीं आएगा। यदि आपको पता है कि TSS जैम का इतना होता है तो 100% आप कर सकते हो। अम्लता,
ये है अम्लता, एसिडिटी। अम्लता कितनी होती है? 0.5 से 0.6 होती है। इनवर्ट शुगर शुड नॉट, है ना, इनवर्ट शुगर जो है, सुक्रोज जनरली जो है हम किसको कहते हैं? सुक्रोज को कहते हैं, ठीक है। तो ये 40% से जो है शुड नॉट बी मोर देन 40%, है ना। ये भी एक पॉइंट है जो पूछ लिया जाता है। बेस्ट फ्रूट, ये भी पूछा जाता है कि यदि आपको जैम बनाना है तो जैम बनाने के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट क्या होता है? जैम के लिए क्या है? एप्पल है। और जेली के लिए क्या है? जेली के लिए भी आता है, जो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, अमरूद होता है, गुआवा होता है। जब जैम बनाते हैं, जैम को जो है बनाया जाता है, उस टाइम पर जो है फ्रूट जूस का मतलब है फल का भाग। क्या है? फल का भाग। ये कितना यूज किया जाता है? वो किया जाता है 45% यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपने क्या है, जैसे जैम बनाने के लिए आपने जो है फल का भाग लिया, फ्रूट जूस लिया, फिर उसमें आपने जब उसको बनाया जाता है, आंच पर जो है सेका जाता है, उसके बाद एसिड भी मिलाया जाता है, फिर उसमें चीनी भी मिलाई जाती है, ये सारी क्रियाएँ जो है की जाती हैं। लेकिन लास्ट में जो है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई साहब जो जैम है वो बन चुका है? अब जैम बन चुका है, इसके लिए क्या है, जजिंग पॉइंट आते हैं, कि आप जिस टाइम पर जो है जज कर पाओगे कि भाई साहब जैम बन चुका है, समझ रहे हो? तो किस टाइम पर कर पाओगे? इसके लिए क्या क्या आप जो है कर सकते हो, देखो, जजिंग एंड पॉइंट, यानी कि जैम बन चुका है, इसको कैसे आप पहचानोगे? सबसे फर्स्ट है सीट और फ्लैट टेस्ट। सीट और फ्लैट टेस्ट का मतलब है कि सोचो आपने जो है यहाँ पर जैम को डाला, तो जब आपने जैम को डाला, तो जैम जब आप इसको ऐसे आपने जो है जैम को डाला, और ऐसे आप जो है जैम को क्या कर रहे हो, ऐसे आप जो है नीचे मतलब गिर रहे हो, आप जो है ऐसे कर रहे हो आप, है ना। तो एकदम इट बिल्कुल परफेक्टली जो है गिरना चाहिए, ऐसे टुकड़ों में नहीं गिरना चाहिए, समझ रहे हो? एक लेयर के रूप में परफेक्टली गिरना चाहिए, एक ही लेयर के रूप में परफेक्टली उसका जो है गिरना चाहिए। तो ये चीज़ यदि हो पा रही है तो याद रखना वो क्या है, सीट और फ्लैट टेस्ट होता है, ठीक है। एक होता है टेम्परेचर टेस्ट का मतलब है कि जब आपने जब आपने जैम बनाया, तो उस टाइम आप क्या करो, थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक कर लो, है ना। टेम्परेचर चेक करो तो टेम्परेचर आना चाहिए 105 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो? टेम्परेचर कितना आना चाहिए? 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आना चाहिए। इसी को अगर टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में लिखेंगे, फ़ारेनहाइट में, तो ये होता है 211 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। तब यदि जब आप जैम बना रहे हो और एंड पर टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ता है, आप सोचो एक साथ नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे 50, 60, 70, और जब टेम्परेचर हो चुका है 105 डिग्री सेल्सियस, तब ये 100% मान लेना कि जो जैम है वो बन चुका है। क्या है? जैम जो है वो बन चुका है। देखो लिखा हुआ है, एक और चीज़ है, द एंड पॉइंट जेली TSS, ये भी ध्यान रखना, एंड पॉइंट पर जेली का TSS भी अपने को चेक करना है ना। शुगर, इससे अपना जो शुगर परसेंटेज है वो चेक होता है कि TSS कितना होना चाहिए भाई, याद रखें 68% TSS होना चाहिए, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 105 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो याद रखें, इसको आप लिखिए जल्दी से, वीडियो पॉज करें और नोट डाउन करें आप। चलिए नोट डाउन कीजिए आप। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या है, जो है मैं थोड़ा सा एक फ़ोटो आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ जैम का, जो है यदि आपको ठीक लगे तो। ये देखो प्यारा सा फ़ोटो है, ये देखो फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है? जैम है। क्या है? जैम। अब देखो, जब जैम को बनाते हैं तब प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि यदि आप जैम को बना रहे हो और जैम कैसा हो गया है, क्रिस्टल के जैसा हो गया, मतलब दाने जैसा। कभी आपने जैम खाया हो तो जैम एक परफेक्टली जो है हम कह सकते हैं कि परफेक्टली एक लिक्विड टाइप होता है, बहुत शानदार। उसको एक
उसमें कोई भी दाने टाइप नहीं होते हैं, ग्रेन्यूल्स टाइप नहीं होते हैं, क्रिस्टल टाइप नहीं होते हैं, परफेक्टली होता है वो, है ना, स्मूथ, जो एकदम जब आप उस पर ब्रेड पे लगाते हो तो खाने में अलग ही मज़ा आता है, समझ रहे हो। तो याद रखना, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जैम, जैम में यदि दाने बन रहे हैं बनाते टाइम, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपने शुगर जो है लेस देन 30% है, यदि चीनी की मात्रा, जब आप जैम बना रहे हो, जैम बनाते टाइम यदि आपने चीनी की मात्रा या शुगर की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम डाली है, तब जो आपका जो जैम बनेगा वो कैसा बनेगा, क्रिस्टल के समान बनेगा, दाने के फॉर्मेट में बनेगा, समझ रहे हो। तो याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जैम किसकी वजह से होता है, यदि बहुत कम मात्रा जो है यूज की है तब होता है। क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसको लिखो आप, चलिए लिख लिया। अब दूसरा क्या दूसरा क्या है, स्टिकी और गमी जैम। कभी देखो, कई बार क्या होता है जब जैम बनाते हैं, तो जब जैम को जैसे हाथ में लेते हैं तो स्टिकी लगता है, ऐसे चिपचिपा टाइप, है ना। तो वो क्यों बनता है, जब बहुत ज़्यादा चीनी डाल दी हो, ड्यू टू हाई TSS। हाई TSS मतलब हाई शुगर, हाई शुगर परसेंटेज, हाई TSS का मतलब हाई शुगर, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है, स्टिकी और गमी जैम यदि बन रहा है तो किसकी वजह से, ज़्यादा चीनी की वजह से। कम चीनी है तो क्रिस्टलाइजेशन होगा। फिर उसके बाद जो आ जाइए, प्री मैच्योर सेटिंग ऑफ जैम, यदि जो जैम है वो परफेक्टली नहीं बन रहा है, जैसा जैम बनता है वो नहीं बन रहा है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, लो TSS और हाई पेक्टिन हो सकता है। देखो, पेक्टिन जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, घटक होता है किसका, जेली का, जैम का नहीं होता है। जैम में यदि हाई पेक्टिन यदि ज़्यादा हुआ, और किस में होगा, जो आप बना रहे हो, जो फल है आपने यूज किया है, जो भी फल आपने फ्रूट लिया है उसमें होगा। भाई पेक्टिन किस में होता है, फ्रूट में होगा, अलग से तो अपन पेक्टिन डालते नहीं है। तो फ्रूट जो आपने लिया उसमें बहुत ज़्यादा पेक्टिन है, तो उस टाइम पर जो है प्री मेच्योर सेटिंग ऑफ जैम, यानी कि परफेक्टली हम कह सकते हैं कि जैम नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन जो है 3 प्रकार के आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया आपने। अब देखते हैं अगला, अब देखते हैं जेली क्या है, अपने को क्या बनानी है, जेली बनानी है। अब एक और चीज है ना, ये जो जैम है ना वो थोड़ा क्लियर नहीं होता है, समझ रहे हो, वो क्लियर नहीं होता है, ये हम कह सकते हैं कि साफ नहीं होता है, अपारदर्शी हम कह सकते हो ना, है ना, नॉन ट्रांसपेरेंट। जबकि जेली जो होती है ना जनरली वो सेमी सॉलिड प्रोडक्ट होता है। कैसा होता है, सेमी सॉलिड और बॉइलिंग क्लियर स्ट्रेन सॉल्यूशन, है ना। यानी कि जो जेली की बात करें, जेली की बात करें तो वो एकदम क्लियर होता है। कैसा होता है, बिल्कुल क्लियर, है ना, एकदम साफ होता है। इसमें जो जेली बनाने में जो यूज किया जाता है वो आप देख सकते हैं कि बॉलिंग क्लियर स्ट्रेन जो है सॉल्यूशन ऑफ पेक्टिन कंटेनिंग फ्रूट एक्सट्रैक्ट फ्री फ्रॉम पल्प आफ्टर एडिशन ऑफ शुगर एंड एसिड। यानी कि फ्री फ्रॉम पल्प का मतलब है कि इसमें जेली में बनाते समय एक तो छिलका यूज नहीं करते हैं, भाई उससे आपको दूर रखना है, छिलका यूज नहीं करना है। दूसरा, इसके लिए जो मेन कंटेंट चाहिए वो चाहिए पेक्टिन, मेन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट, ये आपको ध्यान रखना है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या चाहिए इसके लिए भाई, याद रखना है पेक्टिन चाहिए। क्लियर है। अब देखो इसके बारे में और देख लेते हैं क्या है। TSS कितना 65 है, जबकि जेम का कितना था, जेम का 68 था, 68 था, और इसका कितना है भाई 65, 65 है। एसिडिटी यहाँ पर कितनी है, जेली की एसिडिटी है 0.75 से 1%, और वहाँ पर 0.5 से 0.6। पेक्टिन, वहाँ पर पेक्टिन का कोई रोल नहीं था, जेली में पेक्टिन का ही सबसे बड़ा रोल होता है। तो याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर जेली पेक्टिन होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हो, एग्जाम में जितनी भी लाइन लिखी हुई हैं A to Z लाइन जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछी गई हैं। तो याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर जेली इज पेक्टिन। क्लियर है। ग्वावा,
यदि देखो वहां पर मैंने क्या बताया था, जैम बनाने के लिए एप्पल इज ए बेस्ट फ्रूट, एप्पल बेस्ट फ्रूट होता है जैम बनाने के लिए। जेली के लिए गुआवा, अमरूद होता है। अमरूद क्यों होता है बेस्ट? अगर आपसे कोई पूछा जाए मोस्ट सुटेबल फॉर जेली मेटिन जेली प्रिपरेशन, क्योंकि हाई पेक्टिन परसेंट कंटेंट होता है। जो गुआवा होता है, गुआवा में हाई पेक्टिन परसेंटेज होता है, इसलिए क्या है बेस्ट होता है गुआवा जेली मेटिन में। क्लियर है यहाँ तक? और एक और बेस्ट ऑप्टिमम, देखो जेलिटी पीएच यदि बना रहे हैं तो जेलिटी पीएच जो है 3.2 है, तो हम ये कहते हैं बेस्ट जेली है। इससे कम इससे ज़्यादा है तो थोड़ा सा इम्परफेक्ट जो है जेली बनेगी। परफेक्ट जेली जो है का जो पीएच होगा वो कितना होगा, 3.2 होगा। ये एग्जाम में सभी क्वेश्चन जो हैं पूछे हुए हैं, लिखिए आपको। देखो जेली कैसे बनाते हैं ये मेथड नहीं पूछी जाती भाई एग्जाम में कि भाई लिखिए, है ना। यहाँ तो टेबल 4 ऑप्शन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, आप सॉल्व कीजिए बस, दैट्स ऑल। ये आपको पता होना चाहिए भाई कि जेली का टीएसएस कितना होता है, जेली की एसिडिटी, जेली में पेक्टिन परसेंटेज कितना होना चाहिए। कई बार ये पेक्टिन परसेंटेज जो है ये भी दे देते हैं भाई 1%, समझ रहे हो, है ना। 1% तो होना चाहिए। कोई भी फ्रूट, कोई भी फल जिसका यूज किया जाता है जेली बनाने में, उसमें कम से कम पेक्टिन की जो मात्रा है वो कितना होना चाहिए, 1% होना चाहिए। क्लियर है भाई? पेक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए चलिए, अच्छा वीडियो पॉज करके आप जो है थोड़ा सा देख लिया करो आप। चलिए अब देखो, रिकमेंडेड एसिड फॉर जेली सिट्रिक एसिड, जो जनरली नींबू में होता है। जेली बनाते हैं तो एसिड डालना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ पेक्टिन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। पेक्टिन की मात्रा आपको कैसे पता चलेगी कि पेक्टिन कितना है, समझ रहे हो? तो याद रखें इसके लिए एल्कोहल टेस्ट या जेल मीटर टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? देखो जेल मीटर टेस्ट और एल्कोहल टेस्ट किया जाता है, बस इतना आपको याद रखना है ना। कि जेल मीटर टेस्ट किसके लिए यूज होता है, एल्कोहल टेस्ट किसके लिए होता है, पेक्टिन के मेजरमेंट या पेक्टिन के डिटर्मिनेशन में यूज होता है एल्कोहल टेस्ट या जेल मीटर, है ना। और जेल मीटर में जितना भी पाठ्यांक आएगा, जितने भी रीडिंग आएगी, उसी के अनुसार जो है चीनी डालते हैं, ये भी बात है। पेक्टिन की जो मात्रा है उसके अनुसार ही जैम बनाने में जो चीनी है, शुगर है, वो डाली जाती है। एल्कोहल टेस्ट का मतलब है, सीधी सी बात है, एल्कोहल फल जो है, जो एल्कोहल ले लिया किसी बर्तन में और इसमें आपने फ्रूट जूस डाल दिया। क्या डाल दिया? फ्रूट जूस जो है। अब वो उसमें क्या है, उसमें पता चल जाएगा कि पेक्टिन है, तो 8 जगह, यदि यहाँ पर 8 जगह जो है वो बन रहा है तो इसका मतलब अच्छी पेक्टिन है। और दानों दानों में बन रहा है, दानों दानों में जमा हो रहा है, तो इसका मतलब अच्छी पेक्टिन नहीं है। ये ध्यान रखें। तो ये सब एल्कोहल टेस्ट आपके क्वेश्चन कैसे करते हैं ये तो नहीं आएगा, लेकिन एल्कोहल टेस्ट और जेल मीटर, है ना, जेल मीटर जो है तो याद रखना है। डिटर्मिनेशन ऑफ पेक्टिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड पॉइंट ऑफ जेली वही है, एंड पॉइंट ऑफ जेली 65% TSS, और टेम्परेचर कितना होता है, जितना जैम में था उतना ही, 105 डिग्री सेल्सियस। फिर अब कुछ समस्याएं हैं जो जेली बनाने में के समय आती हैं। ये 4 कुछ समस्या है। जब जेली बनाते हो, है ना, जेली में क्या क्या डाला हमने देख लिया, उसका क्या 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 जरूरी है, फल कौन सा जरूरी है जेली बनाने के लिए, गुआवा अमरूद जरूरी है, समझ रहे हो। उसका एंड पॉइंट क्या होता है, TSS क्या होता है जेली का, 65% होता है। एंड पॉइंट पर क्या है, पेक्टिन का परीक्षण जो है किससे किया जाता है, जेल मीटर से या एल्कोहल टेस्ट किया जाता है। अब देखो 4 समस्या आती हैं। एक है सिंड्रेसिस, सिंड्रेसिस को विपिन जेली कहते हैं, यानी कि जेली का रोना। जेली का रोना मतलब जब जेली बनती है तो पानी, जो वाटर की, जो पानी की जो बूंदें होती हैं वो सरफेस पर दिखाई देती हैं। कारण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इज ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसिड, यानी कि एसिड की क्या है अधिकता के कारण, और शुगर की कंसंट्रेशन कम के कारण। समझिए बात को। क्वेश्चन आएगा कि विपिन जेली जो है इसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है।
या आपसे क्वेश्चन आएगा कि सिंड्रेसिस जो जेली में होता है उसका रीजन क्या है? एसिड, यानी कि यहां पर समझो रोना। अब एसिड, एसिड जो है खट्टा, आप खट्टा खाओ और खट्टा खाने से, एसिड खाने से एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो समझ लेना जब आपने ज़्यादा खट्टा खाया तो क्या है, आपने ज़्यादा एसिड लिया तो क्या आया? जेली, यानी कि रोना आ जाता है आपको। तो याद रखना है विपिन जेली। फिर शुगर कंसंट्रेशन, बचपन में जैसे मेरे को चीनी नहीं मिलती थी तो मैं रो जाता था कि यार नहीं मुझे चीनी चाहिए, समझ रहे हो? तो चीनी की एब्सेंस में भी, यानी चीनी की कम मात्रा है, चीनी की कम कंसंट्रेशन है तो भी रोना आ जाएगा। जैसे मैं बचपन में रो जाता था यार मुझे चीनी चाहिए, है ना, चीनी नहीं मिलती थी, कम मात्रा में मिलती थी, तो इसलिए जो है, तो याद रखना है दोनों समझ में आ गया, एसिड की अधिकता और चीनी की कमी। यदि ये स्थिति बन रही है तब क्या होगा? सिंड्रेसिस यानी कि विपिन ऑफ जेली। एक और है फेलियर टू सेट जेली। अब यानी कई बार जब जेली बनाते हैं तो फेलियर आ जाता है, मतलब आप कितना भी कर लो जेली नहीं बनेगी, कितना भी कर लो परफेक्ट नहीं बनेगी, मतलब जेली बनाना फेल हो जाएगा। वो जो बनाया आपने उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन क्या है? जो पेक्टिन है उसकी कमी के कारण। याद रखना है यदि आपने पेक्टिन कम मात्रा वाले फ्रूट जूस को लिया है तो तब आपकी परफेक्ट जेली नहीं बनेगी। आपको पेक्टिन परसेंटेज जो है उसमें 1% या 0.9 से 0.1% इसके आसपास होनी ही चाहिए। नहीं हुआ तो परफेक्ट जेली नहीं बनेगी। टफ जेली, कई बार क्या होता है इतनी कठोर जेली बन जाती है कि उसको खा नहीं पाते हैं, समझ रहे हो? वो क्यों बनती है? हाई पेक्टिन की वजह से। अब इतना भी हाई पेक्टिन नहीं हो कि जेली बहुत ज़्यादा टफ बन जाए। फिर उसके बाद जो है क्लाउडी और फॉगी, यानी कि एकदम धुंधली, जबकि मैंने क्या बताया, जेली कैसी होती है? एकदम क्लियर होती है, बहुत ही शानदार, एकदम पारदर्शी टाइप होती है, एकदम क्लियर होती है ना। और यदि फॉगी या क्लाउडी है तो मतलब धुंधलापन जेली में देखने को मिलता है, क्लियर नहीं है, तो उसका दो तीन रीजन हो सकते हैं। या तो आपने जो फल यूज किया है, जो फ्रूट जूस आपने यूज किया है, या तो वो इमेच्योर है, इमेच्योर से फल रस ले लिया आपने, इमेच्योर फ्रूट से ले लिया, या आपने क्या किया, जब इसको बनाते हैं क्योंकि आंच पर बनाते हैं, है ना, जो है, तो हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग कर दी हो, बहुत ज़्यादा आपने कुकिंग कर दी हो, है ना, या हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा ओवर कूलिंग कर दी हो। तो इसकी तीनों की वजह से क्लाउडी या फॉगी जो है जेली बन के तैयार होती है। क्लियर है? तो चारों समस्या है ये मैंने बता दी। एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है, लीजिए भाई जल्दी से लिखें। लिख लिया? अब देखो, अब आ जाइए। अच्छा, यहाँ पर जो है अब देख लेते हैं मार्मलेड, है ना, मार्मलेड के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। अब मार्मलेड भी क्या है? एक जेली जैसा होता है। जब मैंने ये बोल दिया कि मार्मलेड जेली है, समझ रहे हो? मार्मलेड क्या है? जेली है। क्या है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रूट जेली विद एडिशन ऑफ इट्स पील। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है छिलका, छिलके को साथ में ऐड करके बनाया हुआ प्रोडक्ट कौन सा है? फ्रूट जेली विद एडिशन। जेली हम बना रहे हैं तो फ्रूट जूस का बना रहे हैं, लेकिन वहां पर हम छिलका यूज नहीं कर रहे। जेली को बनाने में हम जो छिलका है, जो उसका जो पील है, वो यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं? मार्मलेड बनाने के टाइम पर हम फ्रूट जेली विद एडिशन ऑफ इट्स पील, इसके छिलके को यूज कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फ्रूट जूस विद एडिशन ऑफ इट्स पील, यानी कि इसका छिलका सहित जो फ्रूट का भाग है वो किसके बनाने में यूज होता है? मार्मलेड बनाने में यूज होता है। और मार्मलेड बनाने के लिए कौन सा फ्रूट सबसे बेस्ट होता है? याद रखना है, बेस्ट फ्रूट होता है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में भी स्वीट ऑरेंज, ऑरेंज भी होता है, स्वीट ऑरेंज भी होता है। तो याद रखना है, मार्मलेड बनाना है तो इसका छिलका आपको यूज करना पड़ेगा। किसका बेस्ट बनेगा? जो सिट्रस फ्रूट हैं उनका बेस्ट बनेगा, ठीक है। बाकी अच्छा, यहाँ पर जब मैंने ये कह दिया कि जेली है तो ऑब्वियसली बात है इसका टीएसएस भी जेली के बराबर होगा। जेली का टीएसएस कितना? 65, और टेम्परेचर भी जेली के बराबर होगा कितना? 105 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको,
समझ रहे हो? ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है कि मार्मलेड का जो TSS है, मार्मलेड 8 पोटाटा जेली है, मार्मलेड 8 पोटाटी फ्रूट जेली है। अब इसमें एक समस्या आती है, ब्राउनिंग इज कॉमन प्रॉब्लम इन मार्मलेड। कई बार जब मार्मलेड को बनाते हैं तो भूरापन, ब्राउनिंग देखने को मिलती है, भूरापन आ जाता है, लेकिन ब्राउनिंग प्रिवेंटेड बाय एडिशन ऑफ TMS। अब यदि ब्राउनिंग की समस्या आपको पता है कि यार ब्राउनिंग की समस्या आती है, तो आप एक काम करो, TMS को मिला दो। TMS क्या है? प्रिजर्वेटिव। TMS क्या है? प्रिजर्वेटिव है, याद रखना है। प्रिजर्वेटिव मतलब संरक्षित कार्य करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, जल्दी खराब नहीं होगा। जो मार्मलेड है यदि TMS मिला दिया तो ब्राउनिंग की वजह से हो सकता है मार्मलेड खराब हो जाए, यूज करने के लिए जो है ना रहे, इसके लिए क्या किया आपने? TMS को मिला दिया। TMS क्या है? प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव मैंने बता चुका हूँ, क्लास सेकंड का प्रिजर्वेटिव होता है TMS। TMS की फुल फॉर्म क्या होती है? पोटेशियम मेटा बाई सल्फेट है ना, ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम मेटा बाई सल्फाइड जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। क्लियर है? देख लेते हैं इसका भी, अगर कोई फोटो हो मार्मलेड का तो देख लेते हैं। ये देखो, नॉर्मल है, ये आपका मार्मलेड है ना, ये इस टाइप का जो है मार्मलेड दिखता है। क्लियर में यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अचार। अपन क्या देखते हैं? अचार। अब अचार तो जनरली आप खाते ही हो, है ना। अब अचार में जो है देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज कॉमन साल्ट और इन विनेगर इज नॉन इज पिटलिन। यानी कि यदि आप किसी भी फूड को साल्ट में, नमक में, या विनेगर बोले तो सिरका, क्या होता है? सिरका होता है, जो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन से बनता है। किसके फर्मेंटेशन से? एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन से बनता है। कौन बनता है भाई? सिरका बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अचार कैसे बनता है, क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाता है, मैं उसकी बात करूंगा। तो आपको याद रखना है, जो भी खाद्य पदार्थ जो है, जो साल्ट, जहां पर जो है साल्ट के द्वारा जो है प्रिजर्व हो रहा है, उसको संरक्षित जो है करके रखा जा रहा है, तो वो क्या हो गया? अचार कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? अचार। ठीक है। अब इसमें कौन सा फर्मेंटेशन होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज होता है। जब अचार होगा तो ऑब्वियसली बात है फर्मेंटेशन भी होगा। तो फर्मेंटेशन कौन करता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन होता है। फर्स्ट रैंक आम का अचार खाया ही होगा। यदि अचारों में भी यदि बात करें तो किसका अचार बेस्ट है, मतलब फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, तो आम का अचार है। अब यदि अचार को आपको प्रिजर्व करना है, पिकल को आपको प्रिजर्व करना है, तो प्रिजर्वेशन यदि साल्ट तो कितना होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन आएगा कि साल्ट, नमक का यूज प्रिजर्वेशन में कितना % किया जाता है? 15 to 20% किया जाता है। पिकल प्रिजर्व बाई ऑयल, आप देखो मैंगो या कॉलीफ्लावर का जो अचार होता है उसको यदि प्रिजर्व करते हैं तो आप देखो मैंगो के में तेल भी डालते हैं, नमक तो डालते हैं, तेल भी डालते हैं, पूरा मसाला डालते हैं। ब्लैकनिंग इज ड्यू टू आयरन इन द ब्राउन सॉल्यूशन। अब क्योंकि पिकल है, ब्राउन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? नमक का घोल। क्या है? नमक का घोल। अब सोचो इस नमक के घोल में क्या हो गया? आयरन ज़्यादा हो गया। Fe क्या हुआ? ज़्यादा हो गया। भाई नमक, आजकल आयरन भी आता है इनमें। आयरन जो नमक यूज किया उसमें आयरन ज़्यादा है, तो समस्या क्या आ जाएगी? ब्लैकनिंग की आ जाएगी, बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा अचार बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, ब्लैकनिंग की समस्या आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि जो आपने ब्राउन सॉल्यूशन, जो नमक का घोल लिया या जो भी प्रोडक्ट लिया, उसमें आयरन ज़्यादा है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और है, जब यहाँ पर एक नोट करके आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन प्री पीजी में आया था, प्री पीजी राजस्थान प्री पीजी में क्वेश्चन आया था कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर मोस्ट एक्टिव। ये प्री पीजी 2020 का क्वेश्चन है कि जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी कि LAB, भाई यही दूध से दही बनाते हैं
और ये कितने परसेंट पर मोस्ट एक्टिव, सॉरी कितने टेम्परेचर पर मोस्ट एक्टिव रहते हैं? 30% पर, सॉरी 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फॉर दैट, 30 डिग्री सेल्सियस पर जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है मोस्ट एक्टिव रहते हैं। ये प्री पीजी 2020 का है। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैं आपको बाइट आधा एग्जाम का रिव्यू भी कराऊंगा, तो आप इसको लिखिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आइए कॉर्डियल। कॉर्डियल का फोटो हो तो देख लेते हैं। सब एक जैसे ही प्रोडक्ट लगते हैं, मुझे तो सब एक जैसे ही लगते हैं। देखो ये कॉर्डियल है ना, ये देखो कॉर्डियल बनता कैसे है? कॉर्डियल जो है मेनली जो प्रोडक्ट है कॉर्डियल वो बनता है सिट्रस फ्रूट से। सिट्रस फ्रूट से यदि आपसे कोई पूछ ले कि जो कॉर्डियल है वो किससे बनता है, मेनली बनता है सिट्रस फ्रूट से, नींबू वर्गीय से। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है आरपीएससी में, आरपीएससी एसीएफ में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्पार्कलिंग क्लियर स्वीटेंड फ्रूट जूस फ्रॉम पल्प, है ना, फ्रॉम पल्प जो है एकदम स्पार्कलिंग क्लियर। आप देखो ये नींबू का जूस है, क्या है? नींबू शिकंजी आप पीते हो ना, नींबू का रस, बस उसको क्या है अच्छे से छान दिया है एक तरह से, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहा, बिल्कुल क्लियर, नीट एंड क्लीन, तो उसको हम कहेंगे स्पार्कलिंग क्लियर। चलिए स्वीटेंड फ्रूट जूस फ्रॉम पल्प, क्या कौन सा प्रोडक्ट बना? कॉर्डियल बना। ये एग्जाम में आया हुआ है। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन कि स्पार्कलिंग क्लियर फ्रूट जूस कौन सा होगा? कॉर्डियल होगा। कॉर्डियल का टीएसएस पूछा जाता है कि भाई इसमें सोडर कंसंट्रेशन कितनी? 30%। और फ्रूट जूस कितना? ये भी पूछा जाता है, 25% जो है फ्रूट जूस। याद रखें ये परसेंटेज में है। क्लियर है भैया? था तो याद रखना है कॉर्डियल के बारे में 3 चीज़ आपसे पूछी जाएंगी। एक चौथी चीज़ और पूछी जा सकती है कि किसका बनता है, तो सिट्रस फ्रूट का अच्छा बनता है, बाकी औरों से भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्लियर है भैया? तक तो इस चीज़ को आप लिखिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में देखते हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं पानक, क्या कहते हैं? पानक कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है स्ट्रेस से। अब क्या क्वेश्चन आते हैं, अब कैसे बनाते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट इन एग्जामिनेशन, लेकिन क्या पूछा जाता है एग्जाम में वो मैं बता रहा हूँ आपको। स्ट्रेस का जो है टीएसएस पूछा जाता है। तो स्ट्रेस भाई फल से बना हुआ एक उत्पाद है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट तो है नहीं, सिर्फ उत्पाद है ना। टीएसएस कितना? 40%। और फ्रूट जूस कितना जो है इसका? 40%। ये थोड़ा सा इसमें गलत है आपके, है ना, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर स्ट्रेस का जो है फ्रूट जूस जो है 25%, है ना। याद रखें, जो यहाँ पर करेक्शन कर लेना, फ्रूट जूस 25% और टीएसएस कितना? 40% जो है टीएसएस रहता है। और सिट्रिक एसिड कितना भाई? 1%, 1 से 2% जो है सिट्रिक एसिड इसमें यूज करते हैं, तब जाके पानट बनता है। और पानट जो बनता है, जो बेस्ट आपको पता हो तो संतरे का, संतरा का प्रसिद्ध है। जो ऑरेंज होता है, ऑरेंज संतरे का जो पानट है स्ट्रेस है, वो बहुत ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है। क्लियर है भाई? यहाँ तक देख लेते हैं। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर जो देते रखा है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये प्रिजर्वेशन के 2 चीज़ देते रखी हुई हैं। देखो मैंने जब आपको प्रिजर्वेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको प्रिजर्वेटिव स्टार्टिंग में बताए थे। प्रिजर्वेटिव 8 तो बताए थे क्लास फर्स्ट के, और 8 बताए थे क्लास सेकंड के। क्लास सेकंड में 2 यूज किए जाते हैं। एक तो यूज किया जाता है सोडियम बेंजोएट, और एक यूज किया जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, यानी कि इसको कहते हैं TMS। 2 यूज किए जाते हैं, दोनों किसके हैं? क्लास सेकंड के हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रिजर्वेटिव 2। क्लास फर्स्ट में आपके चीनी है, नमक है, सिरका है, विनेगर है, ये सब आएगा। क्लास सेकंड में आपके निसिन एंटीबायोटिक भी आ जाएगी, TMS भी आ जाएगा, सोडियम बेंजोएट भी आ जाएगा, ये सब आएगा। अब क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है कि इन ब्लैकबेरी फाल्सा सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेशन, वेयर एज फॉर अदर फ्रूट पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव।
यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो ब्लैकबेरी होती है और जो फालसा होता है उसमें यूज किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। किसका? जब आप ब्लैकबेरी और फालसा का क्या बना रहे हो, आपने बनाया स्क्वैश, तो स्क्वैश यदि आप बना रहे हो तब आप सोडियम बेंजोएट यूज करो। क्यों करो? क्योंकि ये जो सोडियम बेंजोएट होता है ये यूज होता है यूज इन कलर्ड प्रोडक्ट। जो कलर्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो है यूज होता है ये सोडियम बेंजोएट। ये आपको याद रखना है, सोडियम बेंजोएट कलर रंगीन, और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड रंगहीन उत्पादों में यूज होता है। जो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें कोई कलर नहीं होता है उसमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करते हैं। तो इस चीज को आप लिखिए, जल्दी से लिखें भाई, जल्दी। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखते हैं, अब देखिए यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रूट बेवरेज जो है एफपीओ स्पेसिफिकेशन, यानी कि एफपीओ मतलब फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। तो याद रखना है फ्रूट जूस, यहां से क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आएगा कि जो फ्रूट जूस है वो कितना और टीएसएस कितना। ये क्या है? ये आपके जो है प्रोडक्ट हैं, जैसे कि स्क्वैश है जो मैंने अभी आपको बताया, क्रश प्रोडक्ट होता है, सिरप होता है। कैसे बनते हैं डजेंट मैटर, क्वेश्चन ये आता है आपके डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। क्रश एक उत्पाद है, उसका फ्रूट जूस कितना होता है उसमें, उसका टीएसएस कितना होता है। स्क्वैश का 40, टीएसएस 40, क्रश का 55। ऐसे याद रखो, एस इस सी एस स्क्वैश क्रश सिरप, सब में देखो फ्रूट जूस तो 25 है, बाकी देखो बस क्या देखा था 40, 55, 65, 40, 55, 65, ऐसे याद रखो आप। पहले क्या आएगा? स्क्वैश आएगा क्योंकि मैंने आपको स्क्वैश पढ़ाया है, फिर उसके बाद क्रश आएगा, फिर उसके बाद सिरप आएगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से इसको भी नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो इसे। ठीक है, चलिए ये भी है, ये भी देखिए। अच्छा यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है डाइल्यूटेड बिफोर सर्विंग। यदि किसी को सर्व करना है तो ये डाइल्यूट करना पड़ेगा, पानी में इसको मिलाना पड़ेगा, समझ रहे हो, पानी इसमें मिलाना पड़ेगा। तो ये यूज होते हैं। जैसे किसी को सर्व करना है, आपके पास स्क्वैश है, आपके पास क्रश और सिरप बना हुआ है, आपको किसी को सर्व करना है, तब आप क्या करोगे? तब आप इसको डाइल्यूट करो। जैसे रोबजा को नहीं करते, रोबजा आता है, रोबजा आपने देखा हो, नाम सुना हो, तो उसको करते हैं डाइल्यूट करते, फिर मेहमानों को जो है सर्व किया जाता है। ये कैसे प्रोडक्ट हैं? नॉट डाइल्यूट बिफोर सर्विंग, इनको डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है, जैसे आए हैं वैसे ही आप मेहमानों को परोस दो, है ना। क्या देखते हैं उसमें? तो ये देखो अनस्वीटेंड जूस, यानी कि जो स्वीटेंड जूस नहीं है उसमें फ्रूट जूस कितना होगा? 100 होगा। और टीएसएस कितनी होगी? नेचुरल होगी। नेचुरल मतलब जैसे आप किसी भी दुकान पे गए और जाके बोल दिया ले भाई पाइनएप्पल अनानास का जूस बना दे, तो ये वही तो जूस है, पाइनएप्पल अनानास का जूस बना दे भाई, ठीक है। अब उसमें फ्रूट जूस कितना आपका 100% ही है जो आप पी रहे हो। अब उसमें जो भी टीएसएस, जो भी मिठास होगी वो नेचुरल होगी, समझ रहे हो। आप डे गन्ने का जूस बना दो, आप डे केले का जूस बना दो, ये वो है, समझ रहे हो। और उसके बाद जो है स्वीटेंड, है ना, स्वीटेंड जो है जूस होते हैं वो 85 और 10% जो है टीएसएस होता है, याद रख लेना। आरटीएस, आरटीएस मतलब होता है रेडी टू सर्व। इसमें जो है फ्रूट जूस कितना 10 और टीएसएस कितना 10। इसी प्रकार से नेक्टर, फ्रूट जूस 20 और टीएसएस कितना 15। कॉर्डियल की बात करें, आ चुका है कॉर्डियल, जो है फ्रूट जूस कितना 25 और टीएसएस 30। बार्ले वाटर की बात करें तो 25 फ्रूट जूस और 30 कितना टीएसएस होता है। ये डायरेक्ट याद करना है आपको। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? एज इट इज आएंगे, ये लिख के देंगे, इसमें से जो है कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है भैया यहाँ तक? चलो इसको लिखो आप, जल्दी से लिखें। और अच्छा हो गया कंप्लीट।
ये आपके कुछ प्रोडक्ट होते हैं, और भी इसमें जो कुछ बचा है वो आगे और देखेंगे हम इस क्लास में। तो आपकी प्रिजर्वेशन की क्लास नंबर 3 में काफ़ी कुछ पार्ट जो है कवर अप हो गया। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोर्स लेने के लिए आप एट पावर जयपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।